क्या गुजरात के पानी पर कोई भयानक साया मंडरा रहा है? क्या आपकी जमीन, आपका घर और आपकी पहचान दांव पर लगी है? तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके होश उड़ा देगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी और आपको कड़वी सच्चाई से रूबरू कराएगी। जरा सोचिए, आप अपनी जमीन पर शान से खड़े हैं, आपके पुरखों की विरासत आपके इर्द गिर्द सांस ले रही है। तभी अचानक एक सरकारी फरमान आता है, यह जमीन अब आपकी नहीं। कैसा लगेगा? गुजरात के लाखों आदिवासियों को यही भयानक हकीकत झेलनी पड़ सकती है और इसका नाम है पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना। यह सिर्फ एक नहर नहीं, यह एक ऐसी साजिश है जो पूरे गुजरात के दिल में छेद कर सकती है। इस परियोजना के कारण सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात में जो नर्मदा का पानी पहुंच रहा है, उसमें भी कमी का बड़ा खतरा बढ़ेगा। भारत सरकार की यह नदी जोड़ो परियोजना ऊपरी तौर पर तो पानी की कमी पूरी करने का दावा करती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी असल कीमत कौन चुकाएगा? आज हम उस कड़वी सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे जिसे सरकार हमसे छिपा रही है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। क्या है यह खतरनाक पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना? यह परियोजना 1980 के उस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का हिस्सा है जिसके तहत पानी से लबालब नदियों का पानी सूखे इलाकों तक पहुंचाने का दावा किया गया। पार, औरंगा, अंबिका, पूर्णा और तापी जैसी पश्चिमी घाट की नदियां जो हमारी जीवन रेखा हैं, उनसे 1300 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी छीनकर नर्मदा के साथ मिलाया जाएगा। फिर इसे गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक ले जाने की बात कही जा रही है। दावा है कि यह पानी सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन के लिए होगा। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपको याद है सरदार सरोवर बांध के पास के आदिवासी गांव केवड़िया? आज भी वो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तो क्या ये नए वादे भी सिर्फ जुमले हैं? इस परियोजना के घटक जो आपको चौंका देंगे, 7 दानव जैसे बांध, जेरी महाराष्ट्र, मोहनकवचली, पैखेड़, चासमंडवा, चिक्कर, दबदर और केलवन, वलसाड और डांग गुजरात। ये वो नाम हैं जो आपकी नींद हराम कर सकते हैं। 3 डाइवर्जन वियर्स, 2 विशाल सुरंगें और 395 किलोमीटर लंबी नहर, 6 पावर हाउस जो 93 मेगावाट बिजली पैदा करने का दावा करते हैं। लागत करीबन 10,211,110 करोड़ रुपए। क्या यह सिर्फ पैसों का खेल है जिसमें हमारी जमीनें बेची जा रही हैं? सरकार कहती है कि इससे आदिवासियों को भी लाभ मिलेगा, उन्हें सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे? सरदार सरोवर का दर्द आज भी उन गांवों में जिंदा है। अगर केवड़िया, छोटाउदेपुर जैसे गांवों को पानी नहीं मिला, तो क्या हम इस नई महाभयावह परियोजना पर भरोसा कर सकते हैं? और हालिया आदिवासी क्षेत्रों की स्थिति देख इन सरकारी और चुनावी लोभावने वादों पर क्या भरोसा किया जाना चाहिए? तबाही का मंजर, आदिवासी और पर्यावरण पर क्या होगा असर? कल्पना कीजिए, एक दिन आप जागते हैं और आपका पूरा गांव पानी में डूब चुका होता है। आपका घर, आपकी फसलें, आपकी यादें, सब कुछ खत्म। यह सिर्फ कल्पना नहीं, यह वो भयानक सच है जो पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना लेकर आ सकती है। जमीनों और गांवों का जल ग्रहण, विस्थापन का दर्दनाक खेल। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण NWDA की रिपोर्ट खुद चीख चीख कर कह रही है कि 6067 हेक्टेयर जमीन जलमग्न होगी, यानी 61 गांवों का वजूद खतरे में है, जिनमें से एक गांव तो पूरी तरह पानी में समा जाएगा। 2509 परिवार विस्थापित होंगे और यह आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये वो लोग हैं जिनकी सदियों पुरानी विरासत, उनकी आजीविका, उनकी संस्कृति पल भर में मिट जाएगी। ज्यादातर विस्थापित होने वाले परिवार आदिवासी समुदाय के हैं। क्या यह हमारी सरकार का न्याय है? यह तो सीधे तौर पर आदिवासी समुदाय को ही खत्म करने पर तुली है। अतीत में सरदार सरोवर जैसी परियोजनाओं ने लाखों आदिवासियों को बेघर किया है। आज भी वे उचित मुआवजे और पुनर्वास के लिए भटक रहे हैं। न आज उन लोगों के पास रोजगार रहा, न अब उनकी पुरखों की जमीन बची। क्या सरकार फिर से वही इतिहास दोहराना चाहती है? क्या आदिवासियों का दर्द उन्हें दिखाई नहीं देता?
जंगल और पर्यावरण का सीना चीरना, प्रकृति का बदला। यह परियोजना डांग, वलसाड़ और नासिक जैसे हमारे जैव विविधता से भरे जंगलों का गला घोंट देगी। लाखों पेड़ काटे जाएंगे, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि इस परियोजना के पारिस्थितिक प्रभावों का ठीक से आकलन नहीं किया गया है। क्या हम अपनी हरियाली, अपने वन्य जीवन को इस परियोजना की बलि चढ़ा दें? जब प्रकृति बदला लेती है तो वह किसी को नहीं बख्शती। आदिवासियों का विस्थापन एक और जख्म। गुजरात के डांग, तापी और वलसाड़ के आदिवासी पहले से ही सरदार सरोवर बांध और अन्य परियोजनाओं के कारण विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। क्या उन्हें एक और जख्म देने की तैयारी है? डांग जिले के कई स्थानीय लोग चीख चीख कर कह रहे हैं, हमारी जमीनें डूब जाएंगी, हमारी आय का स्रोत खत्म हो जाएगा। क्या सरकार उनकी आवाज नहीं सुनेगी? यह परियोजना संविधान की 5वीं अनुसूची और वन अधिकार अधिनियम 2006 का खुला उल्लंघन है। ये कानून आदिवासियों को उनकी जमीनों पर अधिकार देते हैं, पर सरकार उनकी सहमति के बिना यह परियोजना थोप रही है। क्या यह लोकतंत्र है या तानाशाही? गुजरात का जल संकट, क्या नदियां मर जाएंगी? आपकी नदियों में पानी कम क्यों हो रहा है? क्या कभी सोचा है? साबरमती, माहीसागर और तापी, हमारी गौरवशाली नदियां आज मर रही हैं। प्रदूषण और अंधाधुंध दोहन ने इन्हें बर्बाद कर दिया है, और इस परियोजना से तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। परियोजना का दावा है कि यह गुजरात को पानी देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र को भी जाएगा। तो क्या हम गुजरात के अपने उत्तरी और सौराष्ट्र क्षेत्रों को और पानी की कमी की ओर धकेल रहे हैं? यदि नर्मदा का पानी भी बढ़ जाएगा तो गुजरात में जल संकट और गहरा जाएगा। क्या यह परियोजना गुजरात के लोगों के लिए वरदान होगी या उनके लिए और मुश्किलें खड़ी करेगी? कहीं ऐसा न हो कि हम पानी पानी करते रह जाएं और हमारी नदियां सिर्फ इतिहास बनकर रह जाए। ताजा अपडेट, क्या हमें धोखा दिया जा रहा है? याद है 2022 का विधानसभा चुनाव, जब आदिवासियों के विरोध के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की थी कि यह परियोजना रद्द कर दी गई है। हमें लगा कि हमारी जीत हुई है, हमें लगा कि हमारी आवाज सुनी गई है, लेकिन यह सिर्फ एक धोखा था। हाल के अपडेट्स के अनुसार यह परियोजना फिर से जिंदा हो गई है। केंद्र सरकार और राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण ने इसे फिर से शुरू करने के संकेत दिए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच पानी और बिजली के बंटवारे पर नए सिरे से बातचीत शुरू हो गई है। क्या यह हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? एक तरफ सरकार रद्द करने की घोषणा करती है और दूसरी तरफ चुपके से इसे फिर से शुरू कर देती है। क्या यह सिर्फ चुनाव जीतने का हथकंडा था? क्या हमारी आवाज का कोई मोल नहीं? આવા સંજોગોમાં અત્યારે આ રદ કરવામાં આવે છે. એ પછી આપણા પાસે ફરી પાછા મળીશું તારે કહીશું. થેન્ક યુ. તાપી પાર રિવર લિંક પ્રોજેક્ટને રદ કરવાની જાહેરાત મુખ્યપ્રધાન દ્વારા કરવામાં આવી। આદિવાસીઓના હિત માટે અનેક યોજનાઓ સરકારે કુરાણે મૂકી છે, ત્યારે આ યોજનાને પણ રદ કરવાનો નિર્ણય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો અને તેને લઈને તેમણે સત્તાવાર જાહેરાત મુખ્યપ્રધાન દ્વારા સુરત ખાતે કરવામાં આવી છે। પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને તેમણે આ મામલે જાહેરાત કરી હતી। इस योजना में महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य इन्वॉल्व होते हैं और दोनों राज्यों में से किसी की भी सम्मति इसमें उपलब्ध नहीं है। गुजरात सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है और उन्होंने अपने बजट में भी उसके लिए एक भी रुपये की व्यवस्था नहीं की है। राजनीति का गंदा खेल और आदिवासी वोट बैंक। आदिवासी समुदाय को अक्सर सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और चुनाव के बाद उनकी आजीविका और जमीन के मुद्दों पर नेता चुप्पी साध लेते हैं। क्या यह हमारा दुर्भाग्य नहीं? कांग्रेस के नेता इस परियोजना का विरोध करते हैं, इसे आदिवासियों के लिए विनाशकारी बताते हैं।
भाजपा ने 2022 में रद्द करने की घोषणा की थी, लेकिन अब क्या? आदिवासी नेतृत्व खामोश क्यों है? जब आदिवासी समुदाय के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता मौन क्यों हो जाते हैं? गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में लगातार रैलियां और सभाएं की है और इस परियोजना का विरोध दर्ज किया है, तो फिर यह भूत फिर से क्यों जागा? कई आदिवासी स्थानीय नेताओं ने भरूच, डांग और तापी में इस परियोजना के खिलाफ आग जगाई है। वे कहते हैं, यह परियोजना आदिवासियों की जमीन और संस्कृति को नष्ट कर देगी, जबकि सरकार इसके लाभ को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। जबकि आदिवासी क्षेत्रों में आज तक न विकास हुआ, न आदिवासी समुदाय को रोजगारी मिली। મહેશ વસાવા સ્ટેજ પર બેસવાના બદલે લોકોની સાથે નીચે બેઠા। આ કોઈ કોંગ્રેસ ને બીટીપી નો કાર્યક્રમ નહીં હતો। જ્યારે જાહેરાત કરી ત્યારે ડેમ હટાવો, આદિવાસી અસ્તિત્વ બચાવો સંઘર્ષ સમિતિ નું હતું, બરાબર છે? એટલે અમે આદિવાસી તરીકે સપોર્ટમાં આવ્યા છે, એક પ્રેક્ષક તરીકે, સમાજના તરીકે। પણ અહીં આવીને જોયું છે તો આખું રાજ્યકરણ થઈ ગયું છે, કોંગ્રેસીકરણ થઈ ગયું છે, એટલે દુઃખની બાબત છે। ઠીક છે, સમાજના લોકો આવ્યા છે પોતાના અસ્તિત્વ બચાવવા માટે, અમે એને સપોર્ટ કરીશું ને આવા આંદોલનો થતા રહે। રાજકીય આંદોલનો નહીં થવા જોઈએ, આદિવાસીઓના પોતાના હક અને અધિકાર સંવિધાનિક આંદોલનો થવા જોઈએ। આદિવાસી સમાજના લોકો એકત્રિત થયા છે। અહીંયા મારી બરાબર મારી જમણી બાજુ જોશો તો મહેશ વસાવા જે છે બીટીપીના, એ મહેશ વસાવા અત્યારે અહીંયા ભાષણ કરી રહ્યા છે। નેતાઓ જે આવી રહ્યા છે આદિવાસી સમાજના, એ આદિવાસી સમાજના નેતાઓ આપ સ્ટેજ ઉપર પણ જોઈ શકો છો તો તુષારભાઈ ચૌધરીથી માંડીને અર્જુન મોઢવાડિયાથી માંડીને જે પણ આદિવાસી સમાજના નેતાઓ છે, બીજા કોંગ્રેસના નેતાઓ છે, નેતાઓ અહીંયા એકત્રિત થઈ રહ્યા છે। અનંત પટેલ જે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય છે, એ અનંત પટેલનું પણ કહેવું છે કે આજે સરકાર पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट ने लेने श्वेत पत्र बाहर पाड़े। क्या करें अब? हमारी आवाज कब सुनी जाएगी? अगर हमें अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने भविष्य को बचाना है तो हमें एकजुट होना होगा। हमें अपनी आवाज इतनी बुलंद करनी होगी कि वह सरकार के कानों तक पहुंचे। आदिवासी समुदाय और गुजरात की जनता क्या कर सकती है? जागरूकता अभियान, सोशल मीडिया, रैलियों और सार्वजनिक सभाओं का उपयोग करें। डांग और भरूच में भिलिस्तान, टाइगर सेना जैसे संगठन पहले से ही सक्रिय हैं। रूढ़िगत ग्राम सभा का गठन करें और रूढ़िगत ग्राम सभा में इस परियोजना के खिलाफ प्रस्ताव ठराव पारित करें। कानूनी कार्रवाई, 5वीं अनुसूची और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कानूनी लड़ाई लड़े। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करें। एनजीओज और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद लें। सामुदायिक संगठन एकजुट होकर सरकार के सामने अपनी मांगें रखें। सामूहिक विरोध और ग्राम सभाओं के माध्यम से परियोजना को रोकने की मांग करें। वैकल्पिक समाधान, सरकार को छोटे पैमाने पर जल संरक्षण उपायों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे बेहतर सिंचाई, वाटरशेड प्रबंधन और वर्षा जल संचयन। सरकार से हमारी मांगे पारदर्शिता, परियोजना के प्रभावों, मुआवजे और पुनर्वास की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले SIA सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करना अनिवार्य है। उचित मुआवजा और पुनर्वास, प्रभावित परिवारों को जमीन के बदले जमीन नीति के तहत उचित मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। पर्यावरणीय अध्ययन, परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का स्वतंत्र और विस्तृत अध्ययन किया जाए। आदिवासी सहमति, 5वीं अनुसूची के तहत परियोजना को लागू करने से पहले ग्राम सभाओं और आदिवासी समुदायों की सहमति अनिवार्य हो। अंतिम चेतावनी, क्या यह गुजरात के लिए वरदान होगा या अभिशाप? पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना ऊपरी तौर पर भले ही जल प्रबंधन का समाधान लगे, लेकिन इसके गहरे प्रभाव आदिवासी समुदायों, गुजरात के पर्यावरण और हमारे जल संसाधनों पर पड़ सकते हैं। यह परियोजना 2509 से कई ज्यादा आदिवासी परिवारों को विस्थापित कर सकती है, उनकी आजीविका और सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर सकती है। 2022 में परियोजना को रद्द करने की घोषणा के बावजूद इसका फिर से जिंदा होना आदिवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं में अविश्वास पैदा करता है।
क्या सरकार सिर्फ सत्ता के लिए हमारी जान ले लेगी? क्या हमारी जमीनों को लूट लेगी? गुजरात के लोगों को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी होगी। सरकार को चाहिए कि वह पारदर्शिता बरते, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करे और पर्यावरणीय प्रभावों का गंभीरता से मूल्यांकन करे। यह सवाल अब भी अनुत्तरित है कि क्या यह परियोजना गुजरात के लिए वरदान होगी या अभिशाप। लेकिन एक बात स्पष्ट है, आदिवासियों और पर्यावरण की कीमत पर विकास का कोई औचित्य नहीं हो सकता। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। क्या आप तैयार हैं इस लड़ाई में शामिल होने के लिए? क्या आप अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने भविष्य को बचाने के लिए तैयार हैं? अब फैसला आपके हाथ में है। इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें ताकि यह सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।